तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 244 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था तलवारबाज लड़का जिसका नाम जियान चैंग होता है। जियान चैंग हमारे लिन फेंग से कहता है कि तुमने अभी भी यहाँ पर तलवारबाजी के इंटेंट को रिलीज किया है, तुम्हारा लिन फेंग को स्वर्ड इंटेंट के बारे में नहीं पता होता। लिन फेंग उसे कहता है मैं तो एक स्वर्ड कल्टिवेटर नहीं हूँ और मुझे ना ही स्वर्ड इंटेंट के बारे में पता है, क्या तुम मुझे स्वर्ड इंटेंट के बारे में बता सकते हो। तो वो लड़का इसे स्वर्ड इंटेंट के बारे में बताने वाला है। लिन फेंग पहले इस बारे में सोच रहा था। लिन फेंग कहता है मुझे स्वर्ड फ्यूजन के बारे में पता है, मुझे इतना तो पता था कि स्वर्ड फ्यूजन ये आखिरी स्टेप नहीं हो सकता इस कल्टीवेशन का, तलवारबाजी कल्टीवेशन आगे भी बढ़ती होगी। मैंने जान की लेयर में ब्रेक थ्रू किया था, तब मैंने अर्थ फ्यूजन को भी सीखा था और उसके साथ साथ मेरी तलवारबाजी अगले राउंड तक पहुंच गई थी। हो सकता है कि यहाँ पर हमारी स्वर्ड फ्यूजन को इसी को ही स्वर्ड इंटेंट कह रहा हो। फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्वर्ड फ्यूजन यहाँ पर सिर्फ शुरुआत हो और इससे आगे भी बहुत ज्यादा पावर हो, यानी कि इसके और भी ज्यादा लेवल्स हो सकते हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता। वहाँ लिन फेंग उस लड़की से कहता है जियान चैंग तुमने यहाँ पर कहा कि मेरे पास पहले से स्वर्ड इंटेंट है, लेकिन मुझे इस बारे में नहीं पता, क्या तुम मुझे इस बारे में बता सकते हो कि इस बात का मतलब क्या है कि मेरे पास स्वर्ड इंटेंट है। जियान चैंग उसे कहता है हाँ मैं तुम्हें बता सकता हूँ। स्वर्ड इंटेंट बहुत सारी टाइप्स की होती है, ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा स्वर्ड इंटेंट डेवलप करने वाला है। तो जितने भी लोग होते हैं वो अपनी तलवारबाजी को डिफरेंट तरीकों से डिफरेंट मेथड्स के साथ मास्टर करते हैं, इसी वजह से उनका स्वर्ड इंटेंट भी काफी ज्यादा अलग हो सकता है। डिफरेंट टाइप के स्वर्ड्स होती हैं। जैसे कि एक बहुत ही एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग स्वर्ड कल्टीवेटर है, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्वर्ड इंटेंट को यूज कर सकता है, जबकि एक डेडली स्वर्ड जो होती है के अंदर से जो एनर्जी निकलेगी वो उसकी डेडली एनर्जी होती है, वही स्वर्ड इंटेंट बन जाती है। डेडली स्वर्ड एनर्जी के अंदर स्वर्ड कल्टीवेटर के किसी को मारने की विल शामिल होती है कि वो किसको मारना चाहता है और उसकी डिटर्मिनेशन कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। किसी को हम लोग किसी को मारने की डिटर्मिनेशन या फिर स्वर्ड इंटेंट कहते हैं। लिन फेंग उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा था लास्ट टाइम जब मैं अपने टीचर के साथ जीतर बचाते हुए डेडली एनर्जी को मास्टर करने की कोशिश कर रहा था, उन्होंने वहाँ पर जीतर को बचाकर बहुत सारी डेडली एनर्जी को रिलीज किया, यहाँ तक कि मैं वहाँ पर ब्लैक स्वर्ड की लेवल तक पहुंच चुका था। ब्लैक स्वर्ड के साथ मेरा हुलिया बदल गया और मेरी बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं रहा। वहाँ पर जो एनर्जी निकल रही थी मुझे लगता है कि वही स्वर्ड इंटेंट है। लगता है कि मैं दो तरह की स्वर्ड इंटेंट को यूज कर सकता हूँ, बाकी से काफी ज्यादा अलग हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी इस तरह की स्वर्ड इंटेंट को रिलीज किया है। जब मैंने पहली बार सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए सोलर वाली स्वर्ड बनाई थी कि मैं सोलर एनर्जी के साथ डेडली एनर्जी को रिलीज कर सकता हूँ और मैंने 3 स्टेप्स को मास्टर किया था, 3 तलवारबाजी के स्किल्स को। यहाँ पर जिन एनर्जी अटैक्स को मैं रिलीज कर रहा था वो भी स्वर्ड इंटेंट था। फिर साथ ही लिन फेंग कहता है लगता है कि वो इवल स्वर्ड जो कि मेरी बॉडी के अंदर चली गई है, जो कि 9 ड्रैगन पीक के ऊपर थी, वो सारी की सारी तलवारें मेरी बॉडी में इसीलिए गई होंगी क्योंकि उन्हें पता चल गया होगा कि मेरे पास स्वर्ड इंटेंट है। लिन फेंग और भी ज्यादा जानना चाहता है इस स्वर्ड इंटेंट के बारे। वो जियान चैंग से कहता है क्या तुम मुझे बता सकते हो स्वर्ड इंटेंट कौन सी डायमेंशन से ताल्लुक रखता है, इसकी कौन सी टाइप्स हैं और इसके आगे कौन कौन से लेवल्स हैं। जियान चैंग उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें इस बारे में बताता हूँ। लगता है कि तुम इस सब के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस होते जा रहे हो। ठीक है मैं तुम्हें इस बारे में बताता हूँ कि स्वर्ड इंटेंट के कौन कौन से लेवल्स होते हैं। वो लिन फेंग से कहता है इस वक्त तुम जिस स्वर्ड इंटेंट को रिलीज कर पा रहे हो सबसे पहली स्टेज है। स्वर्ड इंटेंट की काफी सारी स्टेजेस होती हैं, इसकी टोटल 9 स्टेजेस होती हैं और तुम फर्स्ट स्टेज के ऊपर और ये सबसे ज्यादा वीकेस्ट स्वर्ड इंटेंट है। लिन फेंग उसे कहता है तो फिर मुझे इसके लेवल्स के बारे में बताओ कि इसके कितने ज्यादा लेवल्स हैं और कैसे उनको अचीव किया जाए। जियान चैंग उसे कहता है तो मैं तुम्हें इसके लेवल्स के बारे में बताता हूँ। स्वर्ड इंटेंट को टोटल 9 लेवल्स में तकसीम किया जाता है, टोटल 9 लेवल्स होते हैं। सभी लोग ये स्वर्ड इंटेंट के फर्स्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं, वो अपनी सेम कल्टीवेशन लेवल के बंदूक को अपनी तलवार के साथ बड़ी आसानी के साथ मार सकते हैं, ताकि वो अपने से हायर लेवल के कल्टीवेटर्स को भी बड़ी आसानी से मार सकते हैं, उन्हें ज्यादा मुश्किल नहीं होती। उसके बाद वो उसे कहता है अगर तुम इसके सेकंड लेवल तक पहुंच जाते हो, अगर तुम स्वर्ड इंटेंट के सेकंड लेवल को अचीव कर लेते हो, तुम ऐसे लोगों को भी मार पाओगे जिनकी कल्टीवेशन लेवल तुमसे बहुत ज्यादा हाई है। 2 से 3 कल्टीवेशन के फर्क के हिसाब से भी तुम उन लोगों को मार सकते हो। तुम ऐसे लोगों को भी मार सकते हो जो कि तलवारबाजी में स्वर्ड इंटेंट के फर्स्ट लेवल पर हों। फिर जियान चैंग उसे कहता है ऐसे लोग जो कि स्वर्ड इंटेंट के 9th लेवल पर पहुंच जाते हैं उन्हें तलवार की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों को ही यूज कर सकते हैं, अपने हाथों से स्लैशेस लगा सकते हैं, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ सोचकर ही किसी की जान ले सकते हैं। ये वाला लेवल बहुत ज्यादा पावरफुल लेवल है। कल्टीवेटर को तलवार की जरूरत नहीं पड़ती, हालांकि वो एक स्वर्ड कल्टीवेटर होता है, लेकिन वो उसे तलवार की जरूरत नहीं है, अपने पास वो तलवार नहीं रखता। लिन फेंग उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है कि अगर वो स्वर्ड इंटेंट के आखिरी लेवल यानी 9th लेवल पर पहुंच जाता है तो उसके बाद क्या होगा। वो भी बिना तलवार के किसी को भी सिर्फ सोच के साथ ही मार सकता है, किसी की बॉडी के ऊपर स्लैशेस लगा सकता है। जियान चैंग उसे कहता है जिस तरह तुम मेरी तरफ देख रहे हो मुझे लगता है कि तुम जानना चाहते होगे कि 9th लेवल के बाद कौन सा लेवल आता है। चलो ठीक है फिर मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। जियान चैंग उसे कहता है 9th लेवल के बाद परसेप्शन का लेवल आता है, इसके बाद जो 10th लेवल होता है उसे हम लोग परसेप्शन लेवल कहते हैं। इस लेवल पर तुम तलवारबाजी के बारे में सब कुछ जान जाते हो, तुम्हें स्वर्ड इंटेंट की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि तुम्हें स्वर्ड के बारे में हर एक चीज पता चल जाती है। यहाँ तक कि तुम अपनी परसेप्शन को यूज करते हुए बड़े बड़े पहाड़ों को भी कट कर सकते हो, यहाँ तक कि एक ही स्ट्राइक के साथ पूरे के पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। लेकिन इस लेवल तक पहुँचने के लिए कम से कम तुम्हें जून की लेवल पर होना
चाहिए और जुन की लेवल तुम्हें पता है कि हमारे कल्टीवेशन का हाईएस्ट लेवल और आज तक कोई भी इसको अचीव नहीं कर पाया। कम से कम हमारे 13 कंट्रीज में तो कोई भी ऐसा नहीं है जो कि जुन की लेयर पर हो। लिन फेंग उसे कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि 9th लेवल के बाद जब हम लोग स्वर्ड इंटेंट के 9th लेवल तक मास्टर करते हैं तो उसके बाद परसेप्शन का लेवल आता है। जियान चैंग उसे कहता है तो जहाँ पर मैं तुम्हारी एक गलती को ठीक कर देता हूँ, तुमने जहाँ पर सिर्फ तलवारबाजी का नाम लिया लेकिन ऐसा नहीं है। कोई स्वर्ड कल्टीवेटर है तो वो स्वर्ड कल्टीवेशन में स्वर्ड इंटेंट को 9th लेवल के पहुंचाने के बाद परसेप्शन लेवल पर पहुंचेगा। अगर जहाँ पर कोई और किसी और किस्म का कल्टीवेटर है वो भी अपनी स्ट्रेंथ में जब आखिरी लेवल तक पहुंच जाता है तो वो परसेप्शन के लेवल को अचीव कर लेता है। तो यहाँ पर परसेप्शन लेवल भी अलग अलग होते हैं। फिर साथ ही जियान चैंग उसे कहता है अगर मैं अपनी और तुम्हारी बात करूँ, क्योंकि हम दोनों ही तलवारबाज हैं, दोनों ही परसेप्शन राम को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि हम लोग तो इससे बहुत ज्यादा दूर हैं, बहुत ज्यादा दूर हैं। हम लोग कभी भी परसेप्शन राम को इतनी आसानी से हासिल नहीं कर पाएंगे। परसेप्शन लेवल को अचीव करने के लिए पहले तुम्हें अर्थ फ्यूजन को समझना होगा। तुम अर्थ फ्यूजन डायमेंशन को अच्छी तरह से समझ जाओ। सिर्फ उसको समझना काफी नहीं है बल्कि उसकी हर एक चीज को, उसके हर एक पहलू को समझना होगा। तुम अर्थ फ्यूजन को अच्छी तरह से समझ जाओगे और उसके लेवल से भी आगे पहुंच जाओगे, तभी तुम परसेप्शन लेवल की तरफ आगे बढ़ोगे। अर्थ फ्यूजन के सारे सीक्रेट्स को समझने के लिए बहुत ज्यादा मॉन्स्टरस स्ट्रेंथ की जरूरत है और इस तरह की मॉन्स्टरस स्ट्रेंथ तो हमारे पास तभी आ सकती है जब हमारा कल्टीवेशन लेवल जुन की लेवल पर पहुंचेगा। इससे पहले तो हमारी कल्टीवेशन लेवल के हिसाब से हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी। फैंग उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है जब मैं जी गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में गया था तो वहाँ पर एक सांप के साथ एक बड़ा सा मास्टर का स्टैचू था। उस मास्टर की सोल वहीं पर थी। वो मास्टर भी एक जुन लेवल का मास्टर था। मुझे लगता है कि अगर वो जुन लेवल का मास्टर था तो इसका मतलब यह है कि उसके पास परसेप्शन की पावर भी हो सकती है। फिर मैं तो उस लेवल से बहुत ज्यादा दूर हूँ। जियान चैंग उसे साथ ही यहाँ पर एक और बात बताता है। वो उसे कहता है तुम लोग परसेप्शन लेवल पर पहुंच जाते हो तब तुम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसी बड़े से पहाड़ या फिर सिटी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बल्कि तुम्हें इससे एक और पावर मिलती है। तुम्हारे पास जो ब्लड स्पिरिट है, तुम अपनी ब्लड स्पिरिट को ब्लड लाइन में चेंज कर सकते हो और तुम्हारी आने वाली नस्लें, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पोते, तुम्हारे पड़पोते, उन सभी के पास भी ये ब्लड लाइन की पावर चलती जाएगी और इस तरह तुम्हारी ब्लड लाइन कभी भी खत्म नहीं होगी। जैसे यहाँ पर डान फैमिली वाले हैं, डान फैमिली और यू फैमिली के लोगों के पास इनकी अपनी ब्लड लाइन की पावर है जो कि हमेशा सेम रहती है, चाहे इनका बच्चा आज पैदा हो या फिर 100 साल के बाद पैदा हो। इनके पास भी ब्लड लाइन की पावर है, ऐसी वजह से इनके पास जो मास्टर स्पिरिट होगी वो ब्लड लाइन की होगी। यही वजह है कि इनकी फैमिलीज यहाँ पर इंपीरियल कैपिटल में बहुत ज्यादा पावरफुल फैमिलीज हैं। फैंग कहता है मुझे भी परसेप्शन के लेवल को अचीव करना है, एक दिन मैं इस लेवल को अचीव जरूर कर लूंगा। लिन फेंग जियान चैंग से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा नॉलेजेबल बातें थी जो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं थी। जियान चैंग उसे कहता है तुम्हें ये सब कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि तुम इन सारी बातों को खुद भी फ्यूचर में समझ जाते हैं क्योंकि तुम काफी ज्यादा जीनियस लगते हो। मेरी मदद की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन अब मैंने तुम्हें बता दिया है तो कोई बात नहीं। साथ ही वो जाम को उसके सामने करते हुए कहता है चलो हम लोग यहाँ पर टोस्ट करते हैं अपने स्वर्ड इंटेंट के नाम और अपने फ्यूचर के नाम। चाहता हूँ कि बचे कुछ दिनों में तुम अपनी स्वर्ड इंटेंट को और ज्यादा बढ़ाओ क्योंकि मैं ग्रेट कंपटीशन में तुमसे मिलना चाहूंगा, वहाँ पर मैं तुमसे फाइट करना चाहूंगा। यहीं पर हमारी एपिसोड 244 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट कर। गाइस कैसे हैं आप सब लोग? डार्क स्पिरिट के एपिसोड 245 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जियान चैंग हमारा लिन फेंग को स्वर्ड इंटेंट के बारे में बता रहा होता है, स्वर्ड इंटेंट और उसकी स्टेजेस के बारे में बता रहा था और साथ ही वो उससे लास्ट के ऊपर अपने जाम को उसके सामने करते हुए कहता है चलो इस जाम को चीयर करते हैं। चाहता हूँ कि हम लोग इस ग्रेट कंपटीशन के दौरान में एक दूसरे से फाइट करें, मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ कम्पीट करना चाहूंगा। लिन फेंग भी जल्दी से अपने जाम को उठाता है और उसके साथ चीयर करता है। तो ये सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होते हैं और दोबारा से यहाँ पर अपनी पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर हीटियन एम्पायर से जितने भी लोग आए होते हैं वो सभी लोग बहुत ज्यादा एरोगेंट होते हैं। वो हमारे जूजू कंट्री के प्रिंस के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि इसे यहाँ पर पार्टी देना बिल्कुल भी नहीं आता और जो यहाँ पर हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा। लिन फेंग उन सभी की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है पता नहीं ये सभी लोग कहाँ से उठकर आ गए हैं, इन सभी को तो मैनर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। एक बार थर्ड एनवाई को दिखाते हैं। थर्ड एनवाई फिर से बात करना स्टार्ट करता है। थर्ड एनवाई कहता है डांस जिंजी तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई भी नहीं है। हमारे टियान फेंग में इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां बिल्कुल भी नहीं होती। ऊपर से हमने यहाँ पर ये भी सुना है कि तुम जीतर बजा सकती हो, तुम जीतर बजा सकती हो और बहुत ही अच्छा डांस कर सकती हो। जैसे हम लोग यहाँ पर तुम्हें जीतर बजाते हुए देखना चाहते हैं और साथ में तुम्हारा डांस भी देखना चाहते हैं। लगता है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात होगी और ये वाकई में बहुत अच्छा शो होगा। हमारे यहाँ पर आने में, जूजू कंट्री में आने की हमारी ट्रिप तो सफल हो जाएगी। तुम लोग इतनी दूर टियान फेंग से यहाँ पर आए हैं तो कम से कम हम लोग तुम्हें जीतर बजाते हुए यहाँ पर तुम्हें डांस करते हुए तो देख ही सकते हैं।
लेकिन एम्पायर के एम्बेसडर उनकी तरफ देखकर सोच रहे होते हैं ये टियानफेंग के एनविस जानबूझकर जहाँ पर इन लोगों को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और बाद में ये लोग मुझे कहेंगे कि मैं इनकी मदद करूँ। हाँ, लिनफेंग उनकी बात सुनने के बाद उनसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि ये बात बहुत ज्यादा फनी है जो तुम बार बार एक ही बात किए जा रहे हो। अनवुशा भी वहीं पर बैठा बैठा सोच रहा होता है ये लोग जानबूझकर यहाँ पर लिनफेंग को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो लिनफेंग को डायरेक्टली चैलेंज कर सके और लिनफेंग इनसे फाइट करना स्टार्ट करे। फिफ्थ एनवॉय भी कहता है मुझे लगता है कि थर्ड एनवॉय ने बिल्कुल ठीक कहा है, लोग इतनी दूर से टियानफेंग से यहाँ पर तुम्हारे जूजू कंट्री में आए हैं, उसका हमें यहाँ पर प्रिंसेस के डांस तो दिखाई देनी चाहिए, प्रिंसेस को हमारे सामने डांस करना चाहिए, वरना हम लोग यहाँ पर इतनी दूर आकर क्या करेंगे, हमें डांस देखना है। हमें पता है कि प्रिंस वुशा और शिनजी दोनों ही हमें यहाँ पर निराश करके वापस नहीं भेजेंगे, ये हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। जबकि यहीं पर प्रिंस लैंगटियांग को भी दिखाते हैं जो कि इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि प्रिंस लैंगटियांग ने जो सारे के सारा मसला खड़ा किया है उसी ने तो इन सभी को बताया है कि प्रिंसेस डांस भी अच्छा करती है और साथ में विजिटर भी अच्छा बजाती है। वो सोच रहा होता है देखते हैं कि अब लिनफेंग इस सारे सिचुएशन से कैसे निकलता है। हाँ, लिनफेंग उनकी बातें सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है, वो अपने जाम को रखता है और उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है तुम सभी लोग वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। जिनसे भी उसकी तरफ देख रही होती है कि अब ये यहाँ पर क्या करने वाला है, तो लिनफेंग उठकर खड़ा होता है और सीधा जाकर प्रिंस लैंगटियान के सामने खड़ा हो जाता है। प्रिंस लैंगटियान से कहता है क्या तुम यही चाहते हो। प्रिंस लैंगटियान उसकी तरफ देख रहा होता है कि अब ये यहाँ पर मेरे पास क्यों चला आया है, तो हमारा लिनफेंग उसकी टेबल के ऊपर अपना पाँव मारते हुए उसकी टेबल को तोड़ देता है और टेबल के ऊपर जितना भी जाम और फ्रूट पड़ा होता है वो सारे का सारा नीचे गिर जाता है। ये देखकर प्रिंस लैंगटियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन वो इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसे पता है कि ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्रिंस लैंगटियान काफी घबरा जाता है और लिनफेंग से कहता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। लिनफेंग उसे कहता है ये तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे तुमसे क्या चाहिए। लिनफेंग फिर से अपनी बैकफ्लैश मेमोरीज को याद करता है। लिनफेंग कहता है डॉन्टियान लैंग ने पहले मेरे जुनहाई सेक्टर को डिस्ट्रॉय किया, उसके बाद इसने प्रिंसेस को किडनैप किया और साथ ही इसने मोजुई कंट्री के साथ हाथ मिलाया हुआ था। इसको किडनैप किया और मुझे मरवाने की कोशिश की, उसके बाद इसने जनरल लियू कैंग को मरवाने की कोशिश की। लिनफेंग इन सारी बातों को याद करने के बाद डॉन्टियान लैंग से कहता है प्रिंस डॉन्टियान लैंग तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा नफरत करता हूँ, तुमसे इतनी ज्यादा नफरत करता हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक सेकंड भी जिंदा नहीं देख सकता। मैंने तुमसे पहले भी कहा था या तो तुम जिंदा रहोगे या फिर मैं जिंदा रहूंगा, हम दोनों एक ही आसमान के तले जिंदा नहीं रह सकते। इस लैंगटियान लिनफेंग की बात सुनने के बाद सोच रहा होता है हालांकि मेरी कल्टीवेशन पहले के मुकाबले में काफी बढ़ चुकी है लेकिन फिर भी ये लड़का मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर इसको इस तरह बुली नहीं कर सकता। लिनफेंग उसे कहता है आज यहाँ पर सेकंड प्रिंस ने इतनी बड़ी एफर्ट की, यहाँ पर इतने सारे लोगों को बुलाया और यहाँ पर एक बैंक्वेट पार्टी रखी है, जहाँ पर तुम्हें देखने के बाद भी तुम्हें मार नहीं रहा, तो ये सब कुछ प्रिंस वुशा की वजह से है क्योंकि मैं उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, इसी वजह से मैं उसकी पार्टी को खराब नहीं करना चाहता तुम्हें मार कर। लेकिन तुम तो बहुत बड़े घटिया इंसान हो, तुम यहाँ पर जो कर क्या रहे हो, तुम यहाँ पर जानबूझकर बार बार मुझे प्रोवोक कर रहे हो, तुमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे मरवाने के लिए इन सारे एनिमीज को गुस्सा दिलाया और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तुमने इस सब में हमारी प्रिंसेस को भी शामिल कर दिया, तुमने प्रिंसेस के बारे में उन सबको ये बताया जिसकी वजह से अब वो एक ही बात को पकड़कर बैठ गए हैं। डॉन्टियान लैंग तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत बड़े स्मार्ट इंसान हो, तुमने यहाँ पर उन लोगों के जहन में ये बात डाल दी कि इस प्रिंसेस को जीतर बजाना आता है और ये अच्छा डांस करती है, तो ये सब कुछ जानबूझकर कहा था ताकि वो लोग मेरे पर अटैक करें या मुझे चैलेंज करें और चैलेंज के दौरान मुझे मार डालें। लगता है कि तुम एक बहुत ही जीनियस और स्मार्ट इंसान हो लेकिन मेरी नजर में तुम एक सुअर हो, के पास दिमाग नहीं है। इस वुशा लिनफेंग की बातें सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुरा रहा था और कहता है लिनफेंग ने यहाँ पर जितनी बातें की हैं इस बातों का मतलब यही है कि वो प्रिंस लैंगटियान के चेहरे पर डायरेक्टली थप्पड़ मार रहा है कि वो सिर्फ बातें कर रहा है लेकिन उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो रही है। तो मुझे भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि ये सब कुछ इसी का किया धरा है, इसने प्रिंसेस के बारे में सभी को यहाँ पर बताया जिसकी वजह से वो लोग लिनफेंग के खिलाफ होते जा रहे हैं, लेकिन इसकी ये सारी ट्रिक्स अब जहाँ पर काम नहीं करेंगे। प्रिंस लैंगटियान वहीं पर काफी गुस्सा हो रहा था और साथ ही सोच रहा होता है जब मैंने मोजुई को डिस्ट्रॉय किया था उस वक्त तुम सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से कीड़े मकोड़े थे, अब तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है लेकिन फिर भी मेरी नजर में तुम एक कीड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। प्रिंस लैंग साथ ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। प्रिंस वुशा कहता है ये कल्टीवेशन की दुनिया है, कल्टीवेशन की दुनिया में वो आपसे कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो वो आपको नीचे दबा सकता है, सिर्फ वही बात करेगा और जो कम स्ट्रॉन्ग होता है वो उसकी बात को सुनेगा। लिनफेंग के पास कोई भी बैकग्राउंड नहीं था, ना ही उसके पास कोई सोशल स्टेटस था, लेकिन डॉन्टियान लैंग के पास दोनों चीजें थी जिसकी वजह से वो लिनफेंग को बुली कर रहा था, लेकिन लिनफेंग अब इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से लिनफेंग सभी के सामने उसके सामने आकर इस तरह इंसल्ट कर सकता है लेकिन आगे से डॉन्टियान लैंग उसे कुछ भी नहीं कह सकता। यही इस दुनिया का रूल है, इस मार्शल आर्ट्स की दुनिया का। वो भी जहाँ पर स्ट्रॉन्ग है वो अपने से कमजोर की किसी वक्त भी किसी जगह के ऊपर भी इंसल्ट कर सकता है या फिर उसकी जान ले सकता है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 245 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।